आज अकाउंटेबिलिटी जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने नैब की जो एक प्ली थी इमरान खान साहब के लिए कि उनका हमको फिजिकल रिमांड चाहिए है इन 190 पाउंड सेटलमेंट केस जो है उस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ये हियरिंग जो है डयाला जेल में, जहाँ पे कि इनको साइफर केस में रखा हुआ है इमरान खान साहब को, वहाँ पे चल रहा है। ये केस की जब हियरिंग हो गई तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने मीडिया को कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है इमरान खान के खिलाफ, और ये जो ट्रायल जो चल रहा है जेल में ये भी एक जोक है, और किसी को एक्सेस नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या है उनके पास और वो क्या बात कर रहे हैं और क्या इमरान खान से पूछ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो भी इस केस के साथ रिलेटेड है उन सबको सामने लेकर आओ, ताकि पता चले कि ये पैसा जो है 190 मिलियन का ये कहाँ पे यूज हुआ था। ATC यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है लाहौर में, उसने एक्सटेंड किया है PTI की लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद का जुडिशियल रिमांड अंटिल नवंबर 27 इन May 9 जो राइट्स हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आपने बहुत ही गलत किस्म की स्पीच की थी जिसकी के वजह से जो है ये इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जाती है, और आप जब शेर पाओ ब्रिज पे थी तो आपको ऐसी स्पीच नहीं करनी चाहिए थी। इसकी हियरिंग जो है जज अरशद जावेद साहब कर रहे थे, तो यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं और बहुत सारे और PTI के जो लीडर्स जिनको कि आपने बंद किया हुआ है, जैसे कि एजाज चौधरी, मियां रशीद, उमर सरफराज चीमा और भी 15 औरतें जिनको कि 6 महीने से आपने जेल में बंद किया हुआ है, तो अब इलेक्शन आने वाले हैं तो उसकी वो कैसे कैंपेन करेंगे। तो जज ने कहा कि क्यों कैंपेन जो है आप जेल से नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा जी जेल से हम कर सकते हैं लेकिन कैंपेनिंग के लिए हल्कों में जाना पड़ता है, तो उसकी हमें इजाजत दें। तो और इतने बेशुमार मेरे पे केसेस जो हैं वो क्यों लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा जी आपके खिलाफ चालान लाए गए हैं, तो ये चालान जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाए हैं, कोर्ट का काम है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो काम करेंगे। माशाल्लाह, बड़ी मतलब है, मुझे तो बड़ी हैरत हुई, लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है पायन, मैं तो आपका नाम मैं कहती हूँ सुनहरे हरूफ में लिखना चाहिए है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है जनाब। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब जो है आज क्वेटा में पहुंचे हुए हैं, और जाहिर है कि वही गठजोड़ जो है उससे फरवरी 8 को जो इलेक्शंस आने वाले हैं मुल्क में उसके शुरू हो गए हैं। इनके साथ आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी थी। इनकी जो मुलाकातें आज बाप के साथ हुई, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लीडर्स हैं जैसे कि जाम कमाल और भी इसके अलावा जो थे लोग थे वहाँ पे आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, जैसे नवाबजादा, खालिद मक्सी, मंजूर काकड़ और JUI के भी लोग थे। और वो कहते हैं जी, बाप वाले कहते हैं कि जाम कमाल को हमारा चीफ मिनिस्टर लगाओ अगर हमारे साथ कंसेंसस हुआ। JUIF जो है वो कहती है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को आप इधर चीफ मिनिस्टर लगाएं। बहरहाल जी इनकी मुलाकातें आज हुई हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्रेसिडेंट खालिद मक्सी के साथ भी, और जो है वो नेशनल पार्टी के जो अब्दुल मालिक बलोच हैं, JUIF के लीडर्स हैं, सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी, बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर मीर जान मोहम्मद खान जमाली और बाकी लोगों के साथ। हालांकि आपको पता ही है कि बाप जो है उसकी बड़ी लड़ाई है PMLN के साथ, क्योंकि 2018 में जब ये इन्होंने पार्टी बनाई थी तो जितने भी नवाज शरीफ की और PMLQ के जो डिसिडेंट्स थे वो इन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन अब तो जनाब इलेक्शंस है तो अब ये दोस्तियां जो है बना रहे हैं। बीबी जरदारी जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जब ये क्वेटा पहुंचे हैं तो उनको एक एडवाइस किया है कि आपका जो लाहौर है उसमें बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लाहौर के ऊपर जरा थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट्रेट कर लें। अभी आपको पता ही है कि जब PDM की गवर्नमेंट थी तो इनके बड़े बीच में बड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा था, तो ये बातें अब इनको बड़ी जलन दे रही हैं, क्योंकि MQMP के साथ अब PMLN वालों ने दोस्ती बनाई है कि जी सिंध के अंदर हम जो है वो सीट शेयरिंग पे काम करेंगे, और बलूचिस्तान भी आज पहुंचे हुए थे। तो इसके ऊपर जो है बीबी जरदारी ने कहा कि आपकी मुश्किलें जो हैं, चूंकि मुझे लग रहा है कि लाहौर में बहुत बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब आप दूसरे प्रोविंसेस में जा रहे हैं सीटें ढूंढने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं और कोई भी पार्टी कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, और हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, हम हर किसी के साथ दोस्ती बनाने को तैयार हैं, लेकिन पहना आपके साथ कोई दोस्ती बनाने को तैयार नहीं है ना। नहीं ये ऐसी नहीं बात है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि लेकिन आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप ये इलेक्शन लड़ें, आप इंस्टीट्यूशंस को यूज करके पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। वाह जी वाह, क्या सियानी बात की है बीबी जरदारी साहब, वाह बड़ी बात है, जबरदस्त। मायना अपने वालिद साहब को आपने ये सियानी मत क्यों नहीं दी है जी। अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये मतें हमें पता है ये दूसरों के लिए होती हैं, घर वालों के लिए नहीं होती। इलेक्शन कमीशन जो है जी इंडिया
इंडिया के अंदर वहां पे भी कुछ मामला ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो 5 स्टेट में वो चल रहे हैं इलेक्शन, जिसके रिजल्ट्स अभी दिसंबर में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर फुल फ्लैज इलेक्शन इंडिया में भी आ रहे हैं, तो उसके होते हुए जाहिर है कि अब चीजें वहां पे भी गर्म हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने नोटिस आज भेजा है आम आदमी पार्टी को, और कि उन्होंने कहा जी कि आपने मोदी जी के लिए जो सोशल मीडिया उसके ऊपर बड़े ही डेफेमेटरी आपने बातें कही हैं। बीजेपी ने कहा कि ये जो एक्स जो है उसके ऊपर जो इनकी पोस्ट आ रही हैं ये मोदी जी को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं और बड़े मलिशियस इंटेंट के साथ जो है इनके खिलाफ जो है ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने उसके ऊपर कहा था एक्स पे कि सोशल मीडिया जो इनका पोर्टल अकाउंट है, पे अकाउंट है, उन्होंने कहा जी कि पीएम और जो इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी है उनके बीच में बड़े गठमेल हैं और गठजोड़ हैं, और उसकी वजह से ये बड़े इनको पॉलिटिकल माइलेज देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सब चीज़ें जो हैं प्रूव करने की ज़रूरत है। इसी ने आज कहा जी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा कहते हैं कि आप डिग्निटी बनाए रखें, बेशक अपने इलेक्टोरल कैंपेन के ऊपर भी हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ने आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनको भी नोटिस जारी किया है, और उन्होंने भी कहा था पीएम मोदी के बारे में कि बीएसयू भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है वो इन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स को दी है। ये एक रैली जो है मध्य प्रदेश में उस पर बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मोदी जी के ये जो सारे गलत काम है इनके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। तो फिर आज इलेक्शन कमीशन ने कहा प्रियंका गांधी जी को भी आप ऐसी बातें ना करो जी, ऐसे है। आज मोदी जी ने तो जनाब हद ही कर दी, हद ही कर दी। ये जो है इनको राहुल गांधी जी को कह दिया मूर्खों के सरदार, मूर्ख कहते हैं पागल को, तो उन्होंने जैसे इनको कह दिया कि ये पागलों के सरदार हैं राहुल गांधी जी। हुआ क्या है, हुआ ये है कि गांधी जी जो थे वो थे वहां पे मध्य प्रदेश में, और वहां पे वो गांधी जी बात कर रहे थे कि मैं देखता हूं कि हर चीज के ऊपर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया होता है, तो हालांकि जो सेल फोन्स तक हैं उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया होता है, तो ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हम जब अगर आएंगे पावर में आएंगे तो हम मध्य प्रदेश में यूथ जो है उसको यहां पे फैक्ट्री लगा के देंगे, ना तो उन फैक्ट्रियों में उनको वो पैसे कमा सकेंगे बल्कि अपने सेल फोन्स जो हैं वो भी इंडिया में बना सकेंगे। इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं इनको कोई मेंटल डिजीज है, ये अपने मुल्क की जो अचीवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, और उनके पास कुछ अजीब ही फॉरेन लेंस है और वो बिल्कुल क्लूलेस हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वो इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो सेकेंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड बन चुका है। कांग्रेस के रूल में हिंदुस्तान के अंदर 20,000 करोड़ से के कम के जो थे वो सेल बनाए जाते थे। इस वक्त हिंदुस्तान में 3.5 लाख करोड़ के जो एक्सपोर्ट्स हैं नहीं बनाए जा रहे हैं मोबाइल, जिसमें से कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं 1 लाख करोड़ के करीब मोबाइल फोन्स हिंदुस्तान से दूसरे कंट्रीज में। तो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं और जो कुछ बीजेपी ने किया है हिंदुस्तान में वो बहुत बड़ा है, लेकिन शायद कांग्रेस के लीडर्स को नजर नहीं आ रहा है जी। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा घमसान की जिसको बोलते हैं लड़ाई शुरू हो गई है। वहां पे लड़ाई म्यांमार मिलिट्री और प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है उनके बीच में बहुत ज्यादा चल गई है, और इसके रहते हुए तकरीबन 1400 रेफ्यूजी जो हैं वहां से भाग भाग के म्यांमार की चिन स्टेट से, खासतौर पे मिजोरम जो कि बॉर्डर का एरिया है इंडिया का जो कि मिलता है म्यांमार के साथ, वहां पे भाग भाग के आ रहे हैं। यहाँ पे फाइट जो है इट इज बिटवीन टेटमांडो एंड चिन नेशनल आर्मी, खासतौर पे जो फालम टाउनशिप है उसके अंदर जो कि बॉर्डर करता है मिजोरम को, और ये बहुत बड़ा ट्रेड हब था जिस वक्त हालात ठीक थे। लेकिन अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि मिलिट्री के ऑपरेशन जिसको कि नाम दिया गया है ऑपरेशन 1107 वो लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों मर रहे हैं और गोलाबारी हो रही है, तो लोग अपनी जान जो है बचा के यहाँ से भाग रहे हैं। ये लड़ाई उस वक्त से जारी है जब से म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने अक्टूबर 27 से अब ज्यादा ही जो है वो लड़ाई तेज कर दी है, तो लोग भाग भाग के आ रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अब रेफ्यूजीज़ का मसला बनता जा रहा है। हिंदुस्तान की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कृति सैनन जो हैं उन्होंने आज कहा है कि भाई ये आई थी फिल्मों के अंदर 2014 में, वो कहती हैं जी कि नेपोटिज्म बेतहाशा है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो वोग को इंटरव्यू वो दे रही थी, वो कह रही थी कि हमेशा इंडस्ट्री से ही के जो बच्चे हैं उनको ले लेके आगे लाया जाता है, जो बहुत टैलेंटेड आउटसाइड पूल है उनको कंसिडर नहीं किया जाता। ये खुद भी जो थी ये आउटसाइडर थी, इंडस्ट्री में इनका कुछ
लेना देना नहीं था। तो वो कहती हैं जी कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप इंडस्ट्री वालों के बच्चों को लेते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आउटसाइडर्स हैं उनको भी जो है थोड़ा सा आप चांस दें। तो वो कहते हैं जी अब बहरहाल चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब टैलेंट और स्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा काम होता है, बड़े स्टार्स और बड़े नामों के ऊपर नहीं होता। नहीं बाजी, आप गलत हो, अभी भी बड़े स्टार्स और बड़े नामों पे बात होती है, और ये जो सितारों के बड़े सितारों के बच्चे हैं इनको चांस मिलते रहेंगे। ठीक है, दीपिका पादुकोण ने भी आज मिली जुली बातें की हैं। आपको पता ही है कि ये आई थी इंडस्ट्री के अंदर 2007 में, और ये भी आज वोग मैगजीन को इंटरव्यू दे रही थी, और वो कहती हैं कि जिस वक्त मैंने अपना मॉडलिंग शुरू किया था तो मुझे लोगों ने कहा, जो फैशन गुरुज थे इंडिया में, कि तुम्हारा जिस तरह का देख रेख है, तुम पेरिस और मिलान के फैशन शोज में जाओ, तुम हिंदुस्तान में अपना टाइम जो है वेस्ट कर रही हो। तो उसने कहा जी कि नहीं, मैंने उनको कहा कि मुझे बैग्स और बैगेज पैक करके ग्लोबल इंपैक्ट बनाने के बजाय मुझे अपने मुल्क में ही रहना है, और बिकॉज इंडिया फील्स लाइक होम, तो मैं इधर ही रहूंगी। और वो कहते हैं जी कि जब कोई बाहर से आता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे भी बेतहाशा स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे इंडस्ट्री से नहीं थे। नेपोटिज्म हमेशा से बॉलीवुड में थी, है और हमेशा रहेगी। हैं जी बहन, ये गल है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पीसीबी, फाइनली पीसीबी माइट एक्स जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर, और उनके साथ जो है हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पटिक जो है, उन सबको निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप। पीसीबी जो है वो अब नए लोकल कोचेस को करना चाहती है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड हैं ज़का अशरफ साहब, वो बाबर और टीम मैनेजमेंट के साथ आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। अभी वो जो है इंडिया के लिए जा रहे हैं आईसीसी की मीटिंग के लिए ऑन नवंबर 17, और इसके साथ साथ सोर्सेज ने यह भी बताया कि आजम भी छोड़ रहे हैं कि वो जो है कैप्टेंसी छोड़ देंगे, खासतौर पे वाइट बॉल क्रिकेट में। सिर्फ 29 वैसे ईयर्स इनकी एज है, क्रिकेट तो छोड़ने का ये नहीं सोचते हैं, कैप्टेंसी छोड़ने का सोच रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि वो कॉन्स्टेंटली गाइडेंस लेते हैं रमीज राजा से, तो आइंदा का भी जो नेक्स्ट कॉर्स है वो उन्हीं से पूछ के बनाएंगे। बाबर आजम के ऊपर जो बेतहाशा एतराज आ रहे हैं, जो बैड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि कल भी रमीज राजा ने कहा था कि अगर बॉलर्स ही कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या कर सकता है बाबर आजम। आज कपिल देव जो हैं डिफेंस में आए हैं बाबर आजम के लिए, अपना जो पॉडकास्ट करते हैं उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसकी फिनोमिनल, इस लड़के की जो है परफॉर्मेंस है, ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, और जो आप बातें करते हैं वो बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। पिछले 6 महीने में जो है इसने पाकिस्तान को नंबर 1 टीम की पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। लेकिन हमारे लोगों की, हमारे मुल्क जो है उनमें लोगों की आदत होती है कि कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के प्लेयर आ जाए और वो बस 100 बना रहे तो उसकी बड़ी वाह वाह करते हैं, और बाकी का जो किसी ने बहुत अच्छा काम भी किया और बाकी मैचों में उसको वो बिल्कुल जीरो पे लाके खड़े कर देते हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों को जज मत करें और किसी को सुपरस्टार ना बनाएं। जो लोगों का जो प्लेयर्स का जो गेम है और उनका पैशन है और उनका टैलेंट है, उसके बेसिस पे आप उनको जज किया करें। और पहली बॉल पे, अगर जैसे आप कह रहे हैं जी हमेशा आउट हो जाता था, पहली बॉल पे तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा जो प्लेयर है वो भी आउट हो सकता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी का बैट्समैन का बुरा होने के लिए। आपको फोकस करना चाहिए मेथड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट के ऊपर, बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज करें बाबर आजम को। आज अर्जुना रानाटंगे जो हैं, उन्होंने बहुत ग्रेट क्रिकेटर थे इसके श्रीलंका के। उन्होंने भी कहा है कि श्रीलंका की जो ये हैं क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक्यूज किया जे शॉ को कि उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, ये ना सिर्फ रूइन कर रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट, बल्कि वर्चुअली रन भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि श्रीलंका की जो वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी, उनके कैप्टन थे अर्जुना रानाटुंगे। अपने यूट्यूब चैनल ट्रूथ के ऊपर, ट्रूथ विद चमुंदिका के साथ बात करते हुए इन्होंने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट जो है उसके कनेक्शंस हैं जे शॉ और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे लगता है कि ये इनके सारे अफेयर्स रन कर रहे हैं। और ये जो जय शॉ साहब है, ये इसलिए ये सारा कुछ कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, जो बड़े पावरफुल हैं, इनके फादर, उनके ये बेटे हैं। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि ये सब कुछ जो है ये मुल्क में क्रिकेट को बर्बाद करेगा। इस सब चीज़ का इसलिए इन्होंने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया था श्रीलंकन क्रिकेट को, कि उन्होंने कहा जी कि आप अपने मामला खुद से मैनेज नहीं कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। और इसके बाद जो है श्रीलंकन जो पार्लियामेंट थी उसने भी ये जो करप्ट श्रीलंकन क्रिकेट मैनेजमेंट थी इसको सबको निकाल दिया था। तो उसके ऊपर जो है आज ये सब बात कर रहे थे। उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं जय शॉ साहब के, जो कि बीसीसीआई के हेड हैं इंडिया में। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज जिसने आज लोगों को बहुत दुनिया में चौंकाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
ने आज खरीदा है कोफीना मीडिया, पोर्चुगीज जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, जिसके के ह्यूज किस्म के जो है नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और चैनल्स हैं। आपको पता ही होगा कि जो रोनाल्डो हैं बेतहाशा कोफीना ग्रुप से गुस्से में रहे हैं और बड़े इनके प्रीवियसली क्लैशेस चलते रहे हैं, यहां तक कि ये इनको कोर्ट तक में लेकर गए हैं फॉर प्रिवेसी वायलेशन एलिगेशंस। और एक दफा इनका एक रिपोर्टर इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने अपना माइक्रोफोन ही निकाल के जो है वो पास की जो लेक थी उसमें फेंक दिया था। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता। आज उसी मीडिया हाउस को इन्होंने खरीद लिया है। रोनाल्डो का आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है इन रेस्टोरेंट्स, हेयर प्लान क्लिनिक्स, वॉचेस, होटल्स, विच इज वर्थ 110 मिलियन US$। लेकिन इस मीडिया हाउस को खरीदना आज लोगों को बड़ा हैरान किया। लेकिन उनका नैरेटिव यह है कि शायद वो कुछ चीजों को, खबरों को कंट्रोल करना चाहते हैं जी।